हेलो 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 हेलो। यार इसका आयरन ही खुल गया है, उतारते रहे। इसको रख दिया मोड़ के। आयरन खुल गया ना शर्ट का। Hello and welcome to Crack Grade B. I hope audio and video is clear. So please confirm in the chat box audio और video clear है तो। This is the fifth class of basic accounting and probably the last class or second last class. So in this class we'll try to wrap up all the discussion which we have done till date. So in the last class we have discussed about the financial accounting, cost accounting and management accounting. So here we'll discuss about the differences between these all three. Welcome. Good morning all of you. Good morning Amrita. Okay, great. So the differences which is asked again and again, sometimes in descriptive और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक बार के लिए इसको सेटल करते हैं, क्या डिफरेंसेस है। दिस इज द पैरामीटर ऑफ डिफरेंसेस। तो प्राइमरी यूजर, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर जो होता है ना वो आउटसाइड पार्टीज होता है एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस। आउटसाइड पार्टी मीन्स द लेंडर और गवर्नमेंट or any other regulators. So these are the party which is going to, or prospective investors. So these are the party which are going to use their financial informations. हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ दादी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो कहे क्या सर ने आप तो कहाँ? हाँ हाँ हाँ। किस चीज़ का? पावर एक्सटेंशन किस चीज़ का? अच्छा वो सिस्टम के लिए। ठीक है ठीक है। चार पाँच को हाँ तो वहीं पे ओ आर एन ना, ओ सॉरी ए एल पे ना। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं लेके आता हूँ लेके आता हूँ। ठीक 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 ठीक
ठीक ठीक. Sorry for the inconvenience. Yes. So basically here the management accounting is used by business manager. Look, in financial accounting, the result of profit and loss and balance sheet will be given. But here the result of profit and loss will be not given. So this is quite difficult to understood by anyone else. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस का एफिशिएंसी चेक करते हैं. जैसे सपोज करो ब्रिटानिया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हैविंग कुकीज चॉकलेट दीज काइंड ऑफ प्रोडक्शन. तो वो चेक करेंगे कि इसमें एफिशिएंसी है कि नहीं है. वट एवर द कॉस्ट वी हैव डिसाइडेड वेदर द कॉस्ट डू नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड वी हैव प्रिस्क्राइब्ड अर्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं. तो इस एफिशिएंसी से बाहर वाले को क्या मतलब, किसी को समझ भी नहीं आएगा किस डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, इस डिपार्टमेंट क्या क्या इनपुट लगता नहीं लगता. ठीक है. और अगर ये गलती से इंफॉर्मेशन किसी और को हाथ लग गया तो कॉम्पिटिटर विल यूज एट देयर ऑन बेनिफिट. Therefore, it is always advisable this information will be for internal purpose only. Internal purpose only. Correct. Now the second thing is decision criteria. Accounting are based on GAAP, generally accepted accounting principle. How the accounting can be made? तो उसके लिए क्या है कि एक प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है, आपको उसको फॉलो करना है. ठीक है. उसी के हिसाब से यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं, जस्ट कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रपोज्ड एक्शन. तो मुझे इस पर्टिकुलर चॉकलेट का और बिस्किट का प्रॉफिट निकालना है. तो मैंने क्या करा, आई हैव डन दैट, आई मेड द सिस्टम एंड मेंटेन दैट सिस्टम. तो मेकिंग दैट सिस्टम अवेलेबल वी नीड 10 लाख रुपीज एंड टू रन दैट सिस्टम वी नीड 2 लाख रुपीज. तो टोटल 12 लाख रुपीज expenditure is needed. If by establishing this system I will able to save at least 15 lakh or more than 12 lakh, so this system is okay for us. Okay for us. Correct. अगर इसको लगाने के बाद हमें कुछ भी सेविंग नहीं हो पा रहा, अगर 2-4 लाख रुपए इस साल के बचा पा रहे हैं अपने वेस्टेज को रोक के, तो इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम प्रॉपर नहीं है, खर्चा बेकार हो गया. करेक्ट. नाउ कम टू बिहेवियरल इंप्लीकेशंस. आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा. यहां पे बिहेवियरल इंप्लीकेशंस को नहीं देखते. ठीक है. लेकिन यहां पे क्या होता है, कंसर्न अबाउट हाउ रिपोर्ट विल अफेक्ट द एम्प्लॉय. क्यों? क्योंकि जैसे आपने एफिशिएंसी की बात कर रखी है, व्हेन यू पुट द एफिशिएंसी इनटू द फैक्टर, सपोज एम्प्लॉय एक्स वाई जेड इज वर्किंग ऑन द सेकेंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट. इन द नाइट शिफ्ट द वेस्टेज इज हायर. करेक्ट. सो विल गाइड दीज एम्प्लॉय कि भैया ऐसे काम नहीं करते, इससे वेस्टेज बहुत होता है, हमें लॉस लगेगा. ठीक है. आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है. तो एम्प्लॉय के बिहेवियर में क्या करेक्शन ला सकते हैं. Correct. Now come to time focuses. So here past orientation is done. Past orientation, whatever. So in the case of journal entry, I have told you journal entry will be made for last 65 days or 66 days for or 65 days of the years. ठीक है. तो पिछले साल में जितना कुछ काम हुआ उसको 31 मार्च के अंदर बना के और देखेंगे. बट यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेशन होता है. तो दिस सिस्टम इज नॉट मेड कि अभी तक जो लॉस हुआ था उसको देखने के लिए, आने वाले लॉस को देखने के लिए. ठीक है. कि देखें वेस्टेज कितना दिख रहा है आने वाले टाइम पे और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ कैन वी कंट्रोल दैट वेस्टेज. तो यहां पे ओरिएंटेशन होगा फ्यूचर, यहां पे ओरिएंटेशन होगा पास्ट. करेक्ट. नाउ द रिपोर्ट्स, समरी रिपोर्ट ऑफ होल एंटिटी और हियर डिटेल रिपोर्ट विल बी मेड. करेक्ट. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू. कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? Now come to the next point. Accounting principle. This is very, very important. You always need to know
the basic of accounting principle. So accounting principle means rules of conduct, procedure which are adopted by accountant universally while recording the accounting transactions, ensure uniformity, clarity, understanding while recording the transactions. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई अकाउंटेंट कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, कुछ भी जर्नल एंट्री बना रहा होगा, तो इस रूल्स को ध्यान रखेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान रखेगा. हाउ? ईच एंड एवरी थिंग. जब भी कोई कुछ होता है ना, तो आपको पता है प्रोसीजर जो है ना वो सेम होता है. ठीक है, डॉक्टर के केस में भी जब भी एनी पेशेंट एंटर इनटू द हॉस्पिटल्स, दे विल प्रिस्क्राइब टू टेक ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर. ठीक है, ये दो कंडीशन तो पहले बोल देंगे, इनको पहले चेक कर लो. ठीक है, डॉक्टर इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दिस. उसके बाद आगे कहानी शुरू करेंगे. ठीक है, पहले तो ये दोनों यूनिवर्सली लेना ही लेना. वेन एवर एनी पेशेंट इन गोइंग टू एंटर इन एनी हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो ये दोनों तो कर ही दो. पहले बीपी ले लो, बीपी का टेस्ट कर दो, और दूसरा टेम्परेचर चेक कर लो कि वे बुखार है कि नहीं. करेक्ट. दिस इज द सेम केस. यहां पे भी क्या है, कोई भी अकाउंटेंट कुछ भी कर रहा होगा, दिमाग के अंदर ये हमेशा रखेगा कि वेन एवर आई मेक जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, notes to account, whatever I am going to make, I will always remember this principle कि ये काम तो करना ही करना है हमें, तभी जाके ये प्रॉपर होगा. करेक्ट. I think language is not any issue right now. If anyone feel difficulty to understand, please let me know in the chat box. I will try. This discussion is very relevant. Correct. Time and again question will be asked or asked in the last examinations also asked on these topics. Accounting principle must be satisfy the conditions. अब किसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, तो इसके लिए कंडीशंस दे रखा है. दीज कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से डिक्लेयर कर देंगे. सपोज द ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम विच वाज इन्वेंटेड इन द वेस्ट. ठीक है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे शुरू करा हमने, ये वेस्ट से आया है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब उनके पास बहुत सारा इनोवेशन का स्कोप है. दे आर नॉट गोइंग टू इनोवेट सम न्यू प्रिंसिपल एंड टेक इट एंड यूज इट. और हमें तो पता ही नहीं. ठीक है, तो फिर ये नहीं बता सकते अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं. करेक्ट. सो दीज आर द कंडीशंस, बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल बी मेड. फर्स्ट प्रिंसिपल्स विल से इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल assumption. Based on real assumptions. Now, real assumption means it must take consideration of the business circumstances in the economy. In the economy. ठीक है, तो जो कुछ भी assumption आप लगा रहे हो ना, वो business circumstances को consider करेगा. ठीक है, ये एक चीज है, पहली बात समझ लो. ठीक है, जनरल बिजनेस सर्कमस्टांसेस क्या कहता है कि इकोनॉमी विल बी इन स्टेबल कंडीशन, देयर विल बी मैनेज्ड इन्फ्लेशंस. कितने परसेंटेज अभी के लिए? 4 to 6%. करेक्ट. तो इस तरह से कुछ सिनेरियो होगा. गवर्नमेंट इज यूजिंग देयर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टिमुलेट द इन्फ्लेशंस. तो ये सारे जो है ना एजम्पशंस हैं, इसी के बेस पे जो है ना प्रिंसिपल आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द एग्जांपल ऑन दिस क्योंकि फिर सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट एग्जाम्पल. करेक्ट. द सेकंड थिंग, दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी. बहुत सिंपल होना चाहिए. उसका रीजन क्या है कि अकाउंटेंट इज नॉट पर्सन विच इज हैविंग मच मोर कैलिबर लाइक एनी साइंटिस्ट, और दिस इज द नॉट द फील्ड ऑफ रिसर्च. तो ये सिंपल होना चाहिए, और सिंपल इसीलिए भी होना चाहिए बिकॉज द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी दैट मच इंटेलिजेंट. तो प्रो इन्वेस्टर जो होता है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे विल लुक एट योर स्टेटमेंट, सो इट मस्ट बी understood by them. Now come, they must follow consistently, and this is quite applicable. So whatever the principle you have invented or used, they must be used consistently year on year. So last
21 22 में यूज किया, 22 23 में यूज करेंगे, 23 24 में यूज करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. Why? Because if you are using some principle over here, some principle over here, and some principle over here, तो रिजल्ट जो आएगा ना, जो रिजल्ट बनेगा, वट एवर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वट एवर द प्रॉफिट यू हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर, इन सब सालों में कंपेयर नहीं कर सकते. यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर द प्रॉफिट ऑफ दीज ईयर्स बिकॉज यू हैव नॉट यूज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं. जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, कॉस्ट एंड एनआरबी विच एवर इज लोअर, cost and NRV, net realizable value, cost and net realizable. So I have purchased, suppose I have purchased, I am dealing with this digital board, ठीक है, और I have purchased this digital board on 1.5 लाख रुपीस, करेक्ट. तो 1.5 लाख रुपीस के हिसाब से मैंने 1000 डिजिटल बोर्ड रखा हुआ है, मेरे स्टॉक में रखे हुए, ठीक है. तो 1.5 फॉर सिंप्लिसिटी 10 रख लो, तो 15 लाख का स्टॉक है, ठीक है. तो 15 लाख तो मेरा कॉस्ट हो गया. लेकिन जैसे मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा, उसके बाद एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई एंड दैट टेक्नोलॉजी मेक श्योर कि इससे भी एडवांस बोर्ड 80,000 में मिल रहा है मार्केट में. तो अभी इस स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 लाख रुपीस. सो मैं कह रहा हूं कॉस्ट दैट इज 50 लाख एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 लाख या इससे भी कम. ये होगा इसमें से एक वैल्यू जो आपका स्टॉक का होगा. व्हाट इज गोइंग टू बी योर वैल्यू? तो सपोज 8 लाख रुपीस, ठीक है. एक साल आपने इस प्रिंसिपल को यूज करा कि कॉस्ट एंड एनआरबी विच एवर इज गोइंग टू बी लेस. अगले साल आपने करा कि नहीं, आई विल ऑलवेज रिमेन विथ स्टक विद द कॉस्ट. तो उस टाइम पे वैल्यू कुछ और आएगी, प्रॉफिट कुछ और हो जाएगा. अगले साल बोला नहीं सर मैं इसमें मानता ही नहीं, फिर से अगेन जाता हूं मैं कॉस्ट एंड एनआरबी विच एवर इज लेस. तो क्या होगा? वट एवर द प्रॉफिट यू आर गिविंग, दैट प्रॉफिट विल नॉट बिकम कंपेरेबल, करेक्ट. सो दिस इज द केस. इज इट इजी टू यू? ऐसा तो नहीं है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा समझना. वैसे तो आप लोग इंजीनियर हो गए, तो इट इज एज सिंपल एज एनी अदर डिस्कशन. बताओ इन द चैट बॉक्स. नाउ कम टू द पॉइंट. दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रिडिक्शंस. तो वट एवर द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टोल्ड यू दैट रियल एजम्पशन के बेस पे होना चाहिए, रियल एजम्पशन के बेस पे होना चाहिए. सो दे मस्ट कंसीडर द रियल एजम्पशन. तो इफ समवन इज एज्यूमिंग और लिविंग इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ गल्फ, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो गल्फ का होगा रिगार्डिंग रेन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला रिगार्डिंग रेन विल बी डिफरेंट. बट ये उनके रियल एजम्पशन के बेस पे होगा और ये हमारे पे बेस्ड होगा. तो जो भी प्रेडिक्शंस होगा ना वो सारा इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है. तो ये जो कॉस्ट एंड एनआरबी वाला मैंने बताया, कॉस्ट एंड एनआरबी विच एवर इज लेस, दिस प्रिंसिपल विल इंश्योर यू कि आगे आने वाले टाइम पे आपकी स्टॉक की वैल्यू क्या रहने वाली, ठीक है. फ्यूचर प्रेडिक्शंस पहले हो सकता है क्योंकि जैसे मार्केट में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया, आपको पता है मेरी स्टॉक की वैल्यू विल गोइंग टू लेस. ये थोड़ा डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज दिस इज मच मोर एप्लीकेबल फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग बैकग्राउंड ऑन इट, एंड दिस शुड बी इंफॉर्मेशन फॉर द रियल यूजर, करेक्ट. तो जो भी कुछ है वो इंफॉर्मेशनल होना चाहिए. जो यूजर है उसको कॉमन सेंस से समझ आना चाहिए कि भैया देखो स्टॉक की वैल्यू मैंने लगा रखा है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो लेस है, करेक्ट. तो बोलेगा क्यों? तो क्योंकि भैया अगर मैं सपोज करो मेरे को अभी बिजनेस बंद करना पड़े तो स्टॉक कितने में बिकेगा? तो यही जो मार्केट में अभी रेट चल रहा है दैट इज एनआरबी. मेरे कॉस्ट पे तो बिकने वाला नहीं है अब क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी का बोर्ड आ चुका है, वो तो 8 लाख में मिल जाता है. मेरा वाला तो पुराना टेक्नोलॉजी है तो ये तो बिकेगा नहीं 8 लाख से ज्यादा. तो इसीलिए इंफॉर्मेशनल है, कॉमन सेंस बेस्ड है, ठीक है. कुछ तो लिखो चैट बॉक्स में, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. क्योंकि यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो समटाइम आई फील कि भाई कुछ ऐसी बातें ना हो जाए डिस्कशन में
जो समझ नहीं आया बच्चों को, टू अवॉइड कंफ्यूजन। अच्छा, गैप के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज गैप? ठीक है, gap, generally accepted accounting principle. So I have already told you कि this principle will be used by every accountant. तो जो भी कोई यूज करे, जो भी कोई मतलब अकाउंट बना रहा होगा ना, मतलब कहने का मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल, डोंट माइंड, मैं किसी और टर्म में नहीं बता रहा हूं। जैसे पंडित जी हैं, तो कोई भी पंडित जी कहीं से भी पूजा स्टार्ट करेंगे ना, दे ऑलवेज स्टार्ट विथ गणेश जी की पूजा के साथ। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोई भी पंडित जी स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे गणेश जी की पूजा के साथ। तो ये वेल एक्सेप्टेड उनकी प्रिंसिपल है कि ठीक है, प्रथम पूजनीय देव है। करेक्ट। सो अकाउंटिंग के अंदर भी है, जो भी अकाउंटेंट है पूरे राउंड द ग्लोब कहीं पे भी है, बी इट इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और एनी गल्फ कंट्री, दे विल ऑलवेज यूज गैप while मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशनल बुक, लाइक जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कुछ भी बनाएगा वहां पे ये चीज फॉलो करेगा ही करेगा। अच्छा, गैप किसके बेस पे होता है? तो गैप इज बेस्ड ऑन लॉन्ग पीरियड टाइम, पास्ट एक्सपीरियंस, यूजेस ऑफ कस्टम्स, स्टेटमेंट बाय इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल बॉडीज, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसी। तो इसके बेस पे गैप बनता है। जैसे मैं भी अभी बता रहा था, तो गणेश भगवान की पूजा क्यों पहले करते हैं? क्योंकि पास्ट में वही एक्सपीरियंस है, यही कस्टम है हमारा। ठीक है, बहुत सारे जो पंडित जी हैं वो अपना स्टेटमेंट भी यही देते हैं। बहुत सारे जो बॉडीज रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे मठ और जो जो और सारे अखाड़ा जो बोलते हैं हिंदू धर्म में, उन सब की यही एक सिंगल लाइन है कि प्रथम पूजनीय देव है, देव मस्ट बी। बोर्ड को स्टॉक अप करना विल लीड टू लॉस, देन व्हाई टू स्टॉक अप? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है अमृता। It is well accepted that cost and net realizable value, whichever is less, will be taken. I am putting two different examples. Suppose you are in the business of import and export. So you guys must look at in the chat box. Amrita asked a question, simple questions. I am answering that questions. Suppose you are importing something from Russia. And you are supplying these product in Indian market. ठीक है, इंडियन मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मान के चलो दिस इज फर्टिलाइजर। ठीक है, अभी गवर्नमेंट वाला दिमाग मत लगाना, गवर्नमेंट खरीदता है बेचता छोड़ दो। सिंपल है कि आप फर्टिलाइजर खरीद के लाते हो रसिया से और आप इंडिया में बेचते हो। ठीक है, आपने अभी लास्ट टाइम पे 3 करोड़ रुपीज का फर्टिलाइजर ले रखा है, 3 करोड़ रुपीज का फर्टिलाइजर ले रखा है, और फर्टिलाइजर जो है ना आपके पूरे वेयर हाउस में भरा हुआ है, या मान के चलो 30 टन फर्टिलाइजर है, 30 टन फर्टिलाइजर ऑफ 3 करोड़ रुपीज। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट। सो 30 टन ऑफ फर्टिलाइजर कॉस्ट इज 3 करोड़ रुपीज। सडनली वॉर इज डिक्लेयर्ड, suddenly war is declared. Now you know transportation and procurement of this fertilizer is become difficult for us and anybody else. तो हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के सारे लोग जो खरीद रहे थे फर्टिलाइजर, उन सब के लिए डिफिकल्ट होना हमारा है। और द डिमांड ऑफ द फर्टिलाइजर विल शॉर्ट अप, क्योंकि सप्लाई तो रुक गया, तो डिमांड जो पहले वाला भी था उसका डिमांड भी जो है ना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कैटर करना। तो यू नो नाउ द वैल्यू ऑफ दिस फर्टिलाइजर इज 5 करोड़ रुपीज। तो ये क्या वैल्यू है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो मार्केट देगी आपको। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज द कॉस्ट फॉर यू, दिस इज द कॉस्ट फॉर यू एंड दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर यू। यू नो, अगर मैंने कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने क्या बोला, उसमें से जो लोअर होगा उसको लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग के एक अंदर एक और भी प्रिंसिपल जो कहता है ना, वो कहता है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है उसको छोड़ दो, बट फ्यूचर में कोई लॉस होगा ना उसके लिए पहले सोचो। कॉमन सेंस की बात है। इफ यू आर गोइंग टू फेस एनी डिफिकल्टी इन द फ्यूचर, बी प्रिपेयर्ड, तभी तो एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कोई लॉटरी लग जाएगी, ऐसा लगता है ना रोज कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉटरी लग जाएगी उसको लेके आप बैठे तो नहीं रहोगे, अपना कर्म तो करोगे। सो दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग विल से
कि भैया कॉस्ट और एनआरबी उसके बीच में जो लेस होगा ना उसको कंसीडर कर लो, उसके हिसाब से चलो। अगर कुछ बढ़ के मिलेगा तो इट विल प्रॉफिट फॉर यू। ऐसा भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट बोले कि भैया ये ब्लैक में बेचना अलाउड नहीं है एंड आई एम गोइंग टू सीज ऑल द फर्टिलाइजर स्टॉक फॉर गवर्नमेंट सप्लाई, तो आपको तो 3 करोड़ ही मिलेगा। यही होगा ना, जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया भाई जिसके पास जो स्टॉक है पहले डिक्लेयर करो और मैं ये प्रोक्योरमेंट सारा अपने पास रखूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ दिस फर्टिलाइजर, तो आपकी तो प्रॉफिट ही खत्म हो गई। आई होप अमृता क्लियर है, ठीक है। तो ये वेल एक्सेप्टेड है कि कॉस्ट एंड एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो कम होगा वही उसकी कॉस्ट की और सॉरी स्टॉक की वैल्यू होगी। अमृता, with Amrita, anyone else having any sort of doubt? Now come to the term concept and convention. देखो इंजीनियर हो आप लोग तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन केस अगेन इफ यू फील एनी डिफिकल्टी राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम ओपन टू डिस्कस, आई एम ओपन टू रिप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट होता है जहां पे एजेंशन आइडियाज वर्क कर रहे हैं, एंड कन्वेंशंस होता है जो ट्रेडिशंस को यूज कर रहा है, ठीक है, जो ट्रेडिशंस को यूज कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों का लिस्ट समझते हैं। तो दीज आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दीज आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। We'll discuss in detail. These are accounting concept based on assumption. Sorry. देखो पहला कन्वेंशन कह रहा है कि कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। विल डिस्कस सेपरेटली बट यहां पे एक ब्रीफ में बता रहा हूं। कंजर्वेटिज्म कहता है कि लॉस एक्सपेंडिचर अगर कोई फ्यूचर में होने वाला है, इफ यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट कि you will face any loss or difficulty in the future, must prepare for it or must take this into account. But if you feel that you are going to have profit or gain in the future, ignore it till the time they realize to you, ठीक है। जब आपको मिल जाए लिख लेना, अभी लिखने की बुक में जरूरत नहीं है, अभी जनरल एंट्री उसके करने की जरूरत नहीं है, जब मिलेगा तो देख लेना। बट इन केस यू आर गोइंग टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ लॉस, जैसे मैं समझ रहा हूं ना कि I have sold the goods to debtor of rupees 1 crore and I will know कि भाई इसमें से जो 1000 लोगों को मैंने बेच रखा है, किसी को 1000 का, किसी को 10,000, किसी को 5,000 का, किसी को 1 लाख का, तो ऐसे करके मेरे पास कितने डेटर है? 1 करोड़ का डेटर है। मुझे पता है इसमें से 5% पैसे नहीं आने वाले। आई विल प्रिपेयर फॉर दैट 5% लॉस, मैं पहले से प्रिपेयर हो जाऊंगा, ठीक है, 5% लॉस के लिए। लेकिन मैं इसकी एंट्री अभी नहीं करूंगा कि सपोज करो पिछले साल में मेरे पास कोई डेटर ने पैसे नहीं दिया था, मैं उसको भूल गया, वो एकदम से मेरे सामने प्रकट हुआ और उसने मेरे को पैसे दे दिया, दैट इज बैड डेट रिकवरी। आई विल नॉट गोइंग टू मेक एनी एंट्री फॉर दिस इन एडवांस। जब आ जाएगा मैं लिख दूंगा, ठीक है, नहीं आएगा तो चलो पहले की बात है, भूल गया मैं, मुझे तो नहीं पता, जो लॉस हुआ हुआ, चलो छोड़ दो, ठीक है। तो जो होने वाला है लॉस उसके लिए तो मैं सोचूंगा, लेकिन जो प्रॉफिट या कुछ भी होने वाला है, किसी ने मेरे को बता दिया था कि देखो इस पार्टी ने जो है ना बिजनेस ठीक कर लिया, जो पिछले साल आपके पैसे नहीं दे पाए थे उन्होंने फिर से एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया एंड दैट बिजनेस इज गोइंग हिट फॉर देम, और उसने जो है ना दूसरे पार्टी को पैसे वापस करना शुरू कर दिए। इट इज एज प्रेडिक्टेबल कि आपको भी पैसे दे देगा वो, क्योंकि वो बंदा आप सबका पैसा वापस कर रहा है, ठीक है। पिछले साल नुकसान हुआ था, नहीं दे पाया था, लेकिन अब देने लगा सबको पैसे वापस, ठीक है। आपको पता है कि मेरा भी दे देगा क्योंकि मेरे साथ भी अच्छे संबंध है उसके, लेकिन आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक वो पैसे देना जाए आपके। लेकिन वही जो लॉस होने वाले हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक फॉर दैट लॉस, करेक्ट। तो कंजर्वेटिव समझ आ गए एक लाइन में। द सेकेंड और थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने पहले बता दिया कि इफ यू आर गोइंग टू वैल्यू योर स्टॉक बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड एनआरबी विच एवर इज लेस, इस प्रिंसिपल को आपको हर साल अप्लाई करना है, बिकॉज इट विल मेक अ कंपैरिजन इजी फॉर यू, और नॉट कंपैरिजन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन बट कंपैरिजन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। आप सपोज करो यू आर ब्रिटेनिया एंड यू आर मेकिंग कुकीज और बिस्किट, तो डिफरेंट और इंडस्ट्रीज है ना, आईटीसी भी बिस्किट बनाता है, ठीक है, और भी इंडस्ट्रीज
जो बिस्किट बनाते हैं, तो वो सब क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को चेक करेंगे कि वेदर उनके प्रॉफिट आपसे ज्यादा परसेंटेज पे तो नहीं आ रहे, या आपके आसपास से कम तो नहीं हो रहे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंपैरिजन। करेक्ट, आई होप यहां तक क्लियर है। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहता है कि जब कोई चीज है मटेरियल हो ना, तभी उसको इस तरह से नोट करो। जैसे मैंने एक टर्म यूज करा था, सन्ड्री एक्सपेंसेस, sundry expenses. So we'll going to write each and every expenditure by naming them, each and expenditure by naming them, कि ये है सैलरी का, ये है रेंट का, ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, ये है फ्यूल एक्सपेंसेस का, ठीक है। बट विल राइट सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर व्हाट, टी, समोसा, नॉर्मल स्टेशनरी, ठीक है, इधर उधर कोई खर्चा हो गया, कोई मांगने के लिए पैसे आ गए ऑफिस में, ठीक है, दिवाली दे दो, होली दे दो, तो उस टाइम पे वो सारा क्या करेंगे, एक ही बार में लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि उतना मटेरियल नहीं है उसके लिए। मटेरियल मतलब क्या है कि उसको डिसीजन को इंपैक्ट कर रहा नहीं कर रहा, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है नहीं। अगर वो 100-200 का आइटम है, अब उसको एक एक आइटम के लिए अलग से जर्नल एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, तो जितनी बड़ी उसमें एफर्ट लगेगा उससे कम का तो खर्चा है, तो हम क्या करते हैं उसको सन्ड्री में लगा देते हैं। तो दिस इज व्हाट मटेरियलिटी, कि मटेरियल है कि नहीं है, मतलब डिसीजन लेने लायक है भी कि नहीं है, ठीक है। बोलते हो ना यार तेरे सामने वो क्या ही चीज है, दिस मीन व्हाट, आप बोलते हो मटेरियल है कि नहीं है, भाई तेरे लायक भी है कि नहीं है, जो आप अपना दिमाग लगा रहे हो उसके ऊपर। करेक्ट, आई होप यहां तक क्लियर है। क्लास एंजॉय कर रहे हो, समझ आ रहा है? इफ एनीवन फील एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी प्लीज टेल मी। Now come to the point, separate business entity. This concept will tell you that business and person is two different things. जैसे धीरूभाई अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, दीज ऑल आर टू एंटिटी, ठीक है। धीरूभाई अंबानी ने इसमें पैसे लगा रखा है, ये जो प्रॉफिट कमा रहा है इसको दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। वट एवर एक्सपेंडिचर दे विल मेक, दे विल रिड्यूस फ्रॉम देयर रेवेन्यू, वट एवर एक्सपेंडिचर दे विल मेक, जो प्रॉफिट उनको मिलेगा उसमें से वो खर्चा करेंगे। तो ये दोनों के दोनों अलग एंटिटी है। अगर इसने किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विल बी गोइंग टू पे दैट डैमेज टू देम, नो कि नहीं कि धीरूभाई अंबानी, ठीक है। ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। वैसे ओके मिस्री, सो दिस टू पर्सन इज बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, सेम बिजनेस के केस में किसी का भी एग्जांपल लोगे तो क्या होता है, वो सेपरेट होता, तभी तो बोलता है। आप किसी के साथ उधार लोगे तो बोलते क्या बोलते हैं, यार बिजनेस में दोस्ती नहीं होती, धंधे व्यापार में दोस्ती नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्ती मेरे साथ है, व्यापार के साथ थोड़ा ना, इसको उधार मत खा, इसको नुकसान मत पहुंचा, ठीक है, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ दोस्ती कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ कम टू ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका दो साइड इफेक्ट ऑलवेज होगा, कुछ डेबिट में और कुछ क्रेडिट में, कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। विल डिस्कस दिस थिंग इन कमिंग। Accounting period concept. So whenever we make profit or loss statement, we'll make for a period, ठीक है, और that period will be well defined, well established, ठीक है। तो ये हो सकता है कि लास्ट 12 मंथ का है तो 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, फिर नया वाला 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। तो क्या हो रहा है, ये 1 ईयर, ये 1 ईयर, तो दिस बिकम इजी टू कंपेयर। ऐसा नहीं होगा कि जिस क्वार्टर में आपको खूब प्रॉफिट मिल गया, सपोज यू आर सेलिंग द चॉकलेट और दिवाली और दशहरा के टाइम पे आपकी चॉकलेट की अच्छी सेल है, तो ये इस क्वार्टर में तो आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, क्वार्टरली प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। जिस क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें नहीं हो रहा उसके बारे में सोच ही नहीं, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अदर टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि पीरियड बेस्ड पे होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, एक छोटा सा मैचिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कुछ भी कॉस्ट इनकर करा गया। नाउ कम टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है सपोज, सो आई हैव टोल्ड यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है इसके बारे में कुछ? चलो इसमें सिंपल सा एग्जांपल अभी फिलहाल कर लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ सपोज
यू हैव अर्नड और यू हैव जनरेटेड रेवेन्यू ऑफ ₹10, और इसको जनरेट करने के लिए आपको अगर ₹2 खर्च होता है तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत कॉमन सेंस की पर बात है, इसकी क्लैरिटी की जरूरत क्या है? क्लैरिटी की जरूरत क्या होती है? सपोज दिस इज 2 एंटिटी, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हो आप? चॉकलेट बना रहे हो, चॉकलेट बना रहे हो, ठीक है। तो चॉकलेट बनाने के टाइम पे आप जो भी रेवेन्यू अर्न करोगे, सॉरी जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उसमें से आप एक्सपेंडिचर काट रहे हो। सपोज यू हैव मेड दैट 30 लाख रुपीज, आउट ऑफ दिस 30 लाख 25 लाख इज योर एक्सपेंडिचर, तो 5 लाख जो है ना नेट प्रॉफिट है। किसी और कंपनी ने आपको बुलाया और उन्होंने बोला कि सर आप जो है ना, मैं एक नया प्लांट सेट करने वाला हूं, प्लीज मेरे को एडवाइस दो, प्लीज मेरे को एडवाइस दो, ठीक है। तो आपने क्या करा? उसको एडवाइस दिया, उसने आपको 5 लाख रुपए पे करा। अगर आप देखोगे ना, इस 5 लाख रुपए में आपको खर्चा कितना है? 0। प्रॉफिट कितना? 5 लाख। तो आपके लिए क्या है? आप सोचोगे यार ये बिजनेस बेस्ट है, लेकिन इस बिजनेस के जो प्रॉफिट है वो इसी के खर्चे के बेस पे आया ना। आपको क्यों बुलाया किसी ने? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है। क्यों है? क्योंकि आपने ही बिजनेस कर रखा है। तो इसके ऊपर जो खर्चा कर सकते हो, मतलब जो खर्चा इसमें से इसको एलोकेट कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ यार इसकी वजह से खर्चा होने के बाद ये प्रॉफिट आया। जैसे वो ऑर्गेनाइज करने में, वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में कोई खर्चा आपको मिला, ठीक है। आपको बोला कि वहां पे आपको एक्सपर्टीज बतानी, उससे पहले यू हैव टेकन योर ऑन कंसल्टेंसी, आपने किसी एक्सपर्ट को बुला के समझा, ठीक है, कि सर ये मेरे को 2-3 डाउट है, मैं वहां पे जा रहा हूं कुछ अच्छा काम करने के लिए, बताने के लिए, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस डाउट। आपने उसको कुछ पैसे दे दिए, तो ये सारे खर्चे जो है ना उसमें से काट दोगे, ठीक है। तो मैचिंग का मतलब क्या होता है कि जो रेवेन्यू है उसके मैचिंग में जो खर्चे हो रहे हैं उसमें से रिड्यूस कर दो। तो बोलोगे सर से ये तो कॉमन सेंस के बेस्ड है सब कुछ। ऑब्वियसली सब कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज, अब स्टार्ट करते हैं एक एक की गिनती। द फर्स्ट वन इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी टोल्ड यू, entity of accounting practices state that business enterprise is separate and entity apart from its owner। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें लिखा जाएगा। तभी तो जब भी कभी ऑनर कैपिटल देता है एंटिटी को, जब भी कभी ऑनर, जैसे धीरू भाई अंबानी पुट मनी इनटू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो दिस विल जनरेट अ जनरल एंट्री। क्या बोलेंगे इसको? तो कैश या बैंक जिससे भी पेमेंट करा, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी भी नोटिंग हो गई। क्यों नोटिंग हो गई? जस्ट बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट पर्सन, बिजनेस एंड ऑनर आर टू डिफरेंट एंटिटी, तभी ये जनरल एंट्री करनी पड़ रही है। नहीं तो सिंपल सी बात बताओ, इज इट पॉसिबल कि आप अपने एक जेब से पैसे निकाल रहे हो, यहां पे नहीं है सॉरी, एक जेब से पैसे निकाल रहे हो और दूसरे जेब में डाल रहे हो, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि अपने जेब से इधर से उधर पैसे रखने में आपको कहीं लिखना पड़े, ठीक है, कहीं नोटिंग करना पड़े, घर के अंदर एक डायरी लेते हैं, लिखते हैं। डायरी में कभी नोटिंग होती है? जब किसी और को आप पैसे दे रहे होते हो, ठीक है। डायरी में कब लिखते हो? जब किसी और को पैसे दे रहे होते हो। सेम इज द केस, आप घर के खर्च के लिए अपने वाइफ को या अपने मदर को या किसी और को पैसे देते हो, तो कभी नोटिंग करते हो? क्योंकि पता है वो तो मेरा ही खर्चा, भाई मेरे घर का है, ठीक है। लेकिन आप किसी और को उधार दे रहे हो, ठीक है, किसी और को गिफ्ट भी दे रहे हो, प्रोबेबली यू विल राइट कि शर्मा जी के बच्चे की शादी में 501 रुपए का कार्ड दिया, लिफाफे दिए, ठीक है, ताकि दे विल रिटर्न इट टू यू, करेक्ट। तो इस तरह से है कि बिजनेस एंटिटी और ये दोनों डिफरेंट है, तो तभी ये जनरल एंट्री लिखा जाता है कि भाई इसने जो कुछ दिया बिजनेस को वो लिख दो। और इन केस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कुछ पैसे धीरू भाई अंबानी ने निकाल लिया, तो भी एंट्री क्या करेंगे? यहां पे ड्रॉइंग को डेबिट कर देंगे, ड्रॉइंग को डेबिट कर देंगे कि भैया पैसे निकाल लिया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये पैसे क्या करा इन्होंने? पैसे कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये या सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, आप सीधा कैपिटल को डेबिट कर दो, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको लिखेंगे? कैपिटल को जैसे डेबिट करोगे तो क्या होगा? कैपिटल का वैल्यू कम हो जाएगा। ये पैसे क्या है? ये वापस बिजनेस से निकाल लिया। किसने निकाला? धीरू भाई अंबानी ने। तो दिस इज द नोटिंग, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दीज टू आर डिफरेंट पर्सन, दे विल मेंटेन ईच एंड एवरी रिकॉर्ड फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रहा है।
प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, थोड़ा सा लिखते जाओगे। देखो अगर ये क्लियर हो जाता है ना तो इसी को आगे बढ़ा लेंगे। इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू आई विल पुट डिफरेंट एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। बाय यूजिंग दैट सिंपल एग्जाम्पल, इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो एक और एग्जाम्पल लेंगे, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बता दो। Okay, great. So we'll take second thing, that is money measurement. Money measurement concept. For the money measurement, it is simple. The business transaction which can be measured in the money term will be noted. ठीक है, उसका कारण क्या होता है? एक तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एंड द सेकेंड इज स्टोर वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। दैट इज वाई ऑलवेज डिनोट मनी टर्म। कभी कुछ लिखा होता है ना अकाउंट्स के अंदर तो हमेशा लिखा होता है इन रुपीज टर्म, इन डॉलर, इन यूरो, ठीक है। तो जिस भी टर्म में होता है उस टर्म के लिए लिख देते हैं कि भाई ये इस चीज में है ये, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं कि मनी मेजरमेंट टिल द टाइम द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज वैल्यूड और कन्वर्टेड इन द मनी सेंस, हम नोट करेंगे। इन केस इट इज नॉट कन्वर्टेबल और मेजर्ड इन द वैल्यू टर्म और मनी टर्म, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बार बार लेता रहता हूं, मैं फिर से समझाता हूं। इन द रेस्टोरेंट ए पर्सन विजिटेड a restaurant. After dining they paid the bill of ₹1000, ठीक है। तो उसने बिल पे कर दिया, एंड पेइंग आफ्टर पेइंग द बिल दे ऑल्सो मेक सम स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक तो बिल जो दिया तो पर्चे के ऊपर लिखा था इतने इतने का बिल आया, उसने क्या करा, पैसे दिया, साइन कर दिया, पर्चे वापस कर दिए, ठीक है। तो एक तो ये स्टेटमेंट है, और एक साथ में एक और पर्चा लिखा, एक स्टेटमेंट और लिखा, द फूड इज वेरी टेस्टी, ठीक है। और जो शेफ है क्वाइट एक्सपीरियंस शेफ, ठीक है, और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। देखो इसकी तो वैल्यू आपने लगा ली कि ₹1000 की वैल्यू थी, ₹1000 ने पे कर दिया, ठीक है, ₹1000 पे कर दिया। बट टेस्टी फूड बनाया, शेफ बहुत अच्छा आदमी है, शेफ बहुत एक्सपीरियंस है, शेफ ने बहुत दिल खुश कर दिया। अब ये सब कैसे वैल्यू करोगे? इसकी कोई वैल्यू करने का तरीका है नहीं है, ठीक है। तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इट विल बी टेकन डायरेक्टली बाय द मैनेजर और इंचार्ज, जब भी उसको रिवॉर्ड करना होगा उस शेफ को कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए। बट दैट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी टर्म कंडीशंस होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं, इन मनी टर्म, मनी में मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी पुट इन टू बुक्स ऑफ अकाउंट, अदरवाइज दे विल नॉट बी पुट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल है ना। वैल्यू कैसे करोगे? सपोज you are having 3 sets of employee X, Y, Z. जो X है वो बहुत पुराना एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी है, बट ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, उसकी बिहेवियर अच्छा नहीं है। Y जो है, Y बहुत कम एनर्जी के साथ काम करता है, हमेशा डल एंड बोरिंग हिसाब में रहता है। Z जो है न्यू है बट एनर्जेटिक है और लग रहा है ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। आप सबको सैलरी ड्यू करते हो मंथ के लास्ट में, जब वो काम कर देता है आपके लिए, तो द सैलरी ऑफ दीज 3 बिकम ड्यू ऑन यू, कि आपको पे करना है, ठीक है। तो 30, 20 और 10, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए जो ड्यू हो रहा है, इसके अंदर जो आपने कंडीशन रख रखा है उसका ड्यू होता है या इसके बिहेवियरल ट्रेड के लिए ड्यू होता है? जो काम करवाते हो उसको ड्यू करते हो ना, जो पैसे देना है, इसके बिहेवियर के हिसाब से थोड़ा ड्यू होता है कि भैया मेरे को पैसे देना क्योंकि ये तो बड़ा पुराना बंदा है, ये पैसे देना क्योंकि ये तो हमेशा ढीले की तरह बैठा रहता है, ठीक है। तो जो भी टर्म एंड कंडीशन
आप ये देखोगे कि भैया इसने कितने पीस ऑफ जींस तैयार किया, इसने कितने पीस ऑफ जींस तैयार किया, इसने कितने पीस ऑफ जींस को रेडी करा या मेरे चॉकलेट को रेडी करा, उसके बेसिस पे इसका सैलरी कैलकुलेट होगा, इसके बेसिस पे इसका सैलरी कैलकुलेट होगा, इसके बेसिस पे इसका सैलरी कैलकुलेट होगा। हाउ मच प्रोडक्ट और सर्विसेज दे हैव डिलीवर्ड, दे हैव डिलीवर्ड, दे हैव डिलीवर्ड, करेक्ट। उसके बेस पे इनको सैलरी देना है, ना कि इसके बिहेवियरल ट्रेड कैसा है, इसका बिहेवियरल ट्रेड कैसा है, इसका बिहेवियरल ट्रेड कैसा है, करेक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं कि मनी में जो मेजर करेंगे उसी को लिखेंगे, अदरवाइज कोई चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। कोई है किसी को डाउट? लिखो, थोड़ी स्पीड में लिखते रहो फटाफट चैट बॉक्स में, सो दैट इट बिकम इजी फॉर मी। तो इसको तो मैं एग्जांपल की तरीके से बताता हूं, ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूल कॉन्सेप्ट या ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट्स, ओके ग्रेट, ठीक है। ड्यूल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा टर्म बोलते हैं ना कि देख भाई, मैं जो कुछ भी करूंगा ना, सिर्फ मुझे, मैं जो कुछ भी करूंगा उसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा, मेरे फैमिली को भी नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो आप क्या समझा रहे हो कि मेरी एक गलती की वजह से मुझे भी सजा मिलेगी, मेरी फैमिली को भी सजा मिलेगी, ठीक है। तो आप समझा रहे हो ड्यूल चीजें कि मुझे भी होगा, फैमिली को भी होगा। आप किसी के साथ कोई ऐसे प्यार भरी मोह मतलब बातें कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ आप ही को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको भी फर्क पड़ रहा, ठीक है, सामने वाली पार्टी को फर्क पड़ रहा, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, ड्यूल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा ना तो उसके दोनों साइड पे इफेक्ट आएगा। ये है बैलेंस शीट, और ये है असेट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि ये ऑलवेज इक्वल रहेगा, ठीक है। तो जब भी कुछ इधर करोगे इसकी वजह से इधर फर्क पड़ेगा, इधर कुछ करोगे इसकी वजह से इधर फर्क पड़ेगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि इधर करने के बाद सिर्फ इधर ही फर्क पड़ेगा, लेकिन इसी में प्लस और माइनस हो जाएगा। बोलोगे सर ये तो होगी हवा हवाई बातें, अब बताओ एग्जाम्पल के साथ। लुक, एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहां पे होगा कैपिटल और यहां पे होगा लाइबिलिटीज, और ये इक्वल रहेगा हमेशा असेट्स के, ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। सो धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बाय पुटिंग 5 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। सो इन द कैश दे इंसर्टेड 5 लाख। अब देखो दोनों साइड बराबर है, 5 लाख कैपिटल 5 लाख कैश, बोथ साइड इक्वल, ठीक है। बाय यूजिंग दैट कैश रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। तो मशीनरी खरीदा, ठीक है। मशीनरी खरीदा कितने का? 2 लाख रुपीस का। यहां पे मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी? 0। देखो यहां पे इक्वल है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इधर तो 5 लाख ही आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे कैश में से 2 लाख रुपए की मशीन खरीद लिया, तो यहां पे 2 लाख रुपए तो माइनस हो जाएगा और मशीन में 2 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। तो देखो वैल्यू कितनी रहेगी, 3 लाख प्लस में 2 लाख। इधर कितना? 5 लाख। इधर कितना? 5 लाख। नाउ कम, ही नीड अ लैंड पार्स, लैंड, ठीक है। इसके लिए चाहिए इनको 10 लाख रुपए, ठीक है। इनको चाहिए 10 लाख रुपए। इन्होंने क्या करा, बैंक को जाके लोन लिया। अगर मैं यहां पे लोन, तो ये लोन पहले 0 है, अभी भी 0 है। इन्होंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपीस का, इन्होंने लगा रखा है 5 लाख। ये 10 लाख रुपीस का क्या हो रहा है? 3 लाख का ये, 2 लाख का मशीन और 10 लाख का लैंड। देखो 15, 3 to 5, 10, 15। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी नो साइड विल गेट क्रेडिटेड अदर साइड, ठीक है, हाँ यही होता है, ठीक है। दिस इज द ड्यूल एस्पेक्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर इसी साइड पे फर्क आ रहा है तो एक ही साइड पे प्लस माइनस होगा, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। और
अगर दोनों साइड पे फर्क आ रहा है तो एक साइड पे क्रेडिट होगा, ये एक साइड पे डेबिट होगा, ये एक साइड पे क्रेडिट होगा, इस साइड पे डेबिट होगा, ठीक है। तो फर्क दो जगह पे पड़ेगा ऑलवेज। दिस इज व्हाट ड्यूल कॉन्सेप्ट या ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन अकाउंटिंग टर्म। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगा था इस पे। Now come to going concern. Going concern means what? Going concern कि बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स है, जो लाइबिलिटी है, जो प्रॉफिट एंड जो लॉस है, वट एवर वी हैव रिटर्न, दिस इज बेस्ड ऑन द जंक्शन दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। उसी के बेस पे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी बैलेंस शीट सब कुछ बनाई गई है। बोलोगे सर इसका फर्क क्या होता है? देखो, सपोज इन द लास्ट 8 ईयर यू आर अ टिम्बर ऑपरेटर, ठीक है। आप लकड़ियां काटते हो और उसे कुछ फर्नीचर का सामान मतलब बेसिक बना के बेचते हो मार्केट में, ठीक है। इस एरिया में सिर्फ आपका टिम्बर चलता है एंड दैट इज व्हाई यू आर मेकिंग ईच ईयर ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। कभी 5 करोड़ 7 करोड़ ऐसे करके प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। अभी आ गया इसके 8 साल के अंदर अंदर 35 करोड़। इन द लास्ट ईयर यू हैव मेड द प्रॉफिट ऑफ 35 करोड़। सडनली एनजीटी पास्ट ऑर्डर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया ऑर्डर कि आपके टिम्बर को शट डाउन कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, आपके बिजनेस को क्या करेंगे? शट डाउन कर देंगे। ऑर्डर किसके पास है? आपके पास है, ठीक है। तो आपको पता है अगले साल ये टिम्बर का बिजनेस नहीं चलने वाला है। ये प्रॉफिट तो आपने कमा ही रखा है, आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिया, ठीक है, और यू रीच टू अ बैंक, एक्सिस बैंक, और उनको बोला सर क्या अपने को लोन चाहिए, कितना? वो बोलते ना अपने को एक बंगला चाहिए, उसमें वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तो यहां पे अपने बोला सर पैसे चाहिए, कितना? तो 50 करोड़ रुपीस। तो उसने क्या करा, देखा आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बात तो सही है यार, बंदा तो बहुत कमा रहा है, ठीक है। तो 50 करोड़ कौन सी बड़ी बात है, 35 करोड़ का तो प्रॉफिट है इसका, अगले साल तो अगले से 1 से 2 साल में पैसे दे देगा, चलो दे देते, ठीक है। अब देखो एनजीटी का ऑर्डर है, अगले साल आप तो कुछ बनाने वाले हो नहीं, आपको तो बंद करके भागना है यहां से, ठीक है। तो आपको करना कि पैसे लेके शिफ्ट हो जाना, बस चोरों का देश यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है, वहां पे शिफ्ट होना है आपको। तो आपने सोचा कि जाते जाते जो पैसे हाथ लगे लेके अपना हिमालय के पीछे वाले बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगा आराम से, ठीक है। तो यहां पे इस पर्पस के लिए आपने क्या करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरह से बना रखा। इसी को लेके अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि वेन एवर यू गेट हिट ऑन दैट कि भैया गोइंग कंसर्न अब नहीं होने वाला, मतलब अब फ्यूचर में चलने वाली नई एंटिटी, तो आप सबकी इसकी वैल्यूएशन अलग तरीके से करोगे, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जांपल थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट को। एक एग्जांपल और ले लेंगे, ठीक है। एग्जांपल बहुत सिंपल है। यू हैव परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50 लाख in year 2020. At that time you put this machinery into use. आपने पहले साल में इसको डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख रुपए का, अभी वैल्यू कितनी है 45 लाख का। फिर 21 में अगेन आपने डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख का, वैल्यू कितनी 40 का। 22 में 5 लाख का, वैल्यू इज 35 लाख रुपीस, करेक्ट। 23 में 5 लाख का अगेन एंड द वैल्यू इज 30 लाख रुपीस विद द सेम एनजीटी ऑर्डर, विद द सेम एनजीटी ऑर्डर। अब जो है इस प्लांट की वैल्यू हो गई 0। क्यों? क्योंकि एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि भाई इसको सबको हटाओ, यहां से तोड़ फाड़ के हटाओ। अब प्लांट जब एक बार लग गया, बन गया, वो जो फैक्ट्री की प्रीमाइसेस बनाती है, अब उसको तोड़ने जाएंगे तो उसके बाद जो खर्चा पड़ेगा उसको तोड़ के हटाने में, उसी के कॉस्ट इतने होंगे कि भाई जो इसमें से 100 200 1000 2000 रुपए कबाड़ वाले देगा, वो तो उनको साफ कराने में चला जाएगा, तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचने वाला। तो हर साल में कितना लेस करता हूं 5 लाख रुपीस।
लेकिन 23 में कितना लेस करूंगा, टोटल 35 लाख, बिकॉज अब वैल्यू हो गई 0। तो गोइंग कंसर्न कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन चलते रहेंगे नियर फ्यूचर, जो कि होना चाहिए, जनरली बिजनेस कंसर्न लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ही चलेगा, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से काम करोगे। बट गोइंग कंसर्न अगर हिट हो गया तो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विल गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द गोइंग कंसर्न। आई होप ये क्लियर हो गया आपको गोइंग कंसर्न। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, दादाजी को हॉस्पिटल में दिखाने के बाद जब बहुत एज हो गई दादाजी को, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, देखो जी अब इन्होंने तो जिंदगी में सब कुछ देख लिया, अब इनको बस खिलाओ पिलाओ खुश रखो। ठीक है, तो उनकी वैल्यूएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका साथ हमें लगता है कि चलो ठीक है, अब जो है ना ये हमारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी सेम है कि एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया कि भैया प्लांट में बहुत मजे कर लिए, बहुत पैसे कमा लिए, अब इनका टाइम जाने वाला है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड के बारे में मैंने पहले बोल रखा है। ओके, तो अकाउंटिंग पीरियड विल से दैट अकाउंटिंग पीरियड विल से कि किस पीरियड के लिए बनाओगे। ठीक है, फॉर द लास्ट 12 मंथ। तो सिंपल ऑफ कंपैरिजन, अकाउंटिंग क्या होता है, पीरियड के हिसाब से बनता है, पीरियड के हिसाब से ही बनता है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा इलेबोरेट करने का मेरे को नहीं लगता कोई स्कोप है, बट स्टिल इफ यू थिंक, मैं पढ़ के दिखा देता हूं इसको ना सिंपली। Accounting period refers to the span of time and which a financial statement of an enterprise are prepared, profit or loss incurred। ठीक है, अब ऐसा होगा ना, ओके विन। सो द थिंग इज, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कैसे बात करते हैं, सिंपल सा, एक बच्चे का ना जिद होता है जब वो मैच खेलने जाते हैं, मैच करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं ना तब तक मैं खेलता रहूंगा, पर जब मैं जीत गया तो मैं बैट लेके घर चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा होता ना, जैसे कि कोई बच्चा बैट लेके आया, ठीक है, तो तब तक बैटिंग करता रहेगा जब तक उसका आउट नहीं हुआ, जैसे आउट हुआ उसने बैट उठाया और घर चला गया। ठीक है, तो बिजनेस में कहता कि भैया ऐसे काम नहीं करने, ऐसे काम नहीं करने, आपको पूरा पीरियड फॉलो करना है। ऐसा नहीं जिस टाइम पे आपको प्रॉफिट हो रहा, इफ सपोज यू आर मेकिंग द प्रॉफिट इन क्वार्टर ऑफ दिवाली एंड दशहरा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ दिवाली एंड दशहरा आपने पैसे कमा लिए, खूब प्रॉफिट कमा ली, बिकॉज यू आर इन द चॉकलेट बिजनेस। ठीक है, तो फ्रॉम सितंबर टिल दिसंबर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या कर रखे हो, अभी बिजनेस स्टार्ट करा, सपोज करो यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस इन द जून, और जून से दिसंबर आ गया, तो आपने जैसे देखा दिसंबर में यू हैव अर्न द प्रॉफिट, आपने यहीं पे इसको क्या करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करके लोगों को दिखा दिया, देखो मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, फिर द बिजनेस इज सेम, इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपने देखा फिर लॉस हो रहा है, तो आपने उस पीरियड को कुछ नहीं करा, जैसे इन द 31st एट द 31st मार्च आपको लॉस हो रहा था, तो आपने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार नहीं करा, बोला ठीक है रुकते हैं, वेट करते हैं, जब प्रॉफिट दिखेगा ना तब बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा देंगे बना के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू गिव अ नेगेटिव और बैड फीलिंग, किसी को समझ नहीं आएगा भैया किस महीने में किस साल में कैसा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये तो रन अवे वाली बात है, कभी कुछ बना दो कभी कुछ बना दो, मतलब जब तक बैटिंग करनी है तब तक बैट रखो, बैटिंग खत्म बैट लेके भाग जाओ, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू गिव यू द सेम इंफॉर्मेशन। आई होप ये क्लियर है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है द ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस के अंदर सारे कॉस्ट को जोड़ देंगे, एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशंस। ठीक है, मेकिंग दिस एसेट्स रेडी टू यूज। ठीक है,